नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रिया। आज अपने बात करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया या सोपान। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, घुमाए जाने वाले गर्दन, हाथों की रचना और गुट्ठे की विशिष्ट स्थिति आदि के कारण मानव में ही सभ्यता और संस्कृति के निर्माण की क्षमता है। इसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उनमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और समाजीकरण सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सीखने का कार्य केवल समाज में ही संभव है। इसलिए ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री टालस्टॉय पार्सन कहते हैं कि बच्चा उस पदार्थ के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का एक अंग बन जाता है। इसी प्रकार लुंडवर्क ने समाजीकरण का एक सूत्र प्रकट किया है, जो इस प्रकार है: व्यक्ति प्लस समाज बराबर सामाजिक व्यवहार या समाजीकरण। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे ने बच्चे द्वारा सीखने की व्यवस्था को 6 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्रथम व्यवस्था में स्तनपान करते समय बच्चा माता के वक्ष एवं स्तनों में सनसनी महसूस करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु आँखों से ओझल हो जाती है तो उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में शिशु जो देखता है, यदि वह उसकी पहुँच में है तो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। वह ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक एवं त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। यह व्यवस्था 3 से 6 माह के बीच की है। 3 से 6 माह की व्यवस्था तीसरी व्यवस्था। चौथी व्यवस्था में 9 से 10 माह के बीच बच्चा छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कपड़े के नीचे कुछ छिपा दिया जाता है तो वह कपड़े को हटा देगा, किंतु वह स्थान परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता। पांचवी व्यवस्था 12 से 18 माह के बीच। पांचवी व्यवस्था कौन सी है? 12 से 18 माह के बीच वह स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है। छठी व्यवस्था 15 माह से 19 माह के बीच वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है। वह क्या करता है? पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। सीखने की ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, वरन समाज जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसी के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। अब अपने समाजीकरण की प्रक्रिया या सोपान पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा में समाजीकरण अध्याय में कम से कम 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन भी बनता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया या सोपानों का वर्णन कीजिए। तो ये 7 पॉइंट है, अपन उनसे चर्चा करते हैं। नंबर 1, मौखिक व्यवस्था। नंबर 2, सोच व्यवस्था। नंबर 3, इडिपल व्यवस्था। नंबर 4, किशोरावस्था। नंबर 5, युवा व्यवस्था। नंबर 6, प्रौढ़ावस्था व्यवस्था। नंबर 7, वृद्धावस्था व्यवस्था। इन सातों की अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, मौखिक व्यवस्था। गर्भ में मौखिक व्यवस्था नंबर 1, गर्भ में भ्रूण गर्म और वातापूर्वक रहता है, आरामपूर्वक रहता है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, उसे पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है, उसे सर्दी, गीलेपन या अन्य असुविधाओं से भी पीड़ा होती है, वह चिल्लाता है। समाजीकरण का यह प्रथम चरण है।
जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षा बनाने लगता है और वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। शिशु शिशु बच्चा अपने सुख दुख मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। मौखिक व्यवस्था। नंबर 2, सोच व्यवस्था। इस अवस्था में बच्चा यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत स्वयं संभाले। इस समय इसे सोच प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे सोच प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को कब और कहाँ सोच करना चाहिए का ज्ञान उसे कराया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले ना करना आदि की भी उसे शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ की भूमिका का अंतरीकृत करता है। इस अवस्था में माँ की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वह बच्चे को सोच प्रशिक्षण देती है और दूसरी तरफ वह परिवार के सभी कार्यों में भी भाग लेती है। इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है। नंबर 3, एडिपल अवस्था। एडिपल व्यवस्था यह व्यवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। कब तक चलती है? 4 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 और 13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के व लड़कियों के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देखभाल ही लेते हैं, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों का उसे ज्ञान नहीं होता। इसके लिए ना तो माँ ही स्त्री होती है और ना ही पिता ही पुरुष, किंतु धीरे धीरे इसमें यौन भावना अभिव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। नंबर 4, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि प्राय यौना प्रारंभ के समय से शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता चाहता है, विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यदि यौन कर्म की पूरी छूट दी जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, किंतु ऐसी छूट नहीं दी जाती, इसलिए इसे शारीरिक परिवर्तन के कारण किशोर के मन में एक तरफ स्वतंत्रता की कामना तीव्र होती जाती है और दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता से भयभीत होने लगता है। नंबर 5, युवा व्यवस्था। युवा अवस्था में व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं और उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं और उनके अनुरूप भूमिकाएं भी निभानी होती हैं। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाहरी जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 6, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा एवं विवाह आदि का भी भार पड़ता है। उसे माता पिता के रूप में एवं ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। नंबर 7, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आ जाते हैं। अब वह दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में कई नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिका भी निभाता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो उसे सेवानिवृत्त भी कर दिया जाता है अब वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता, अतः उसे
पारितोषित होना पड़ता है। अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों के अनुरूप न रहकर नई परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने की अवस्था में वह उसे कई तनावों का सहन करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है और वह कुछ ना कुछ सदैव सीखता ही रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया 105 अवस्थाएं थी, आपने उन पर चर्चा कीजिए। नंबर 1 मौखिक व्यवस्था, सोच व्यवस्था, नंबर 3 इडिपल व्यवस्था, नंबर 4 किशोरावस्था, नंबर 5 युवा व्यवस्था, नंबर 6 प्रौढ़ावस्था, नंबर 7 वृद्धावस्था। अब अपने बात करेंगे समाजीकरण में। समाजीकरण में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज के संपर्क से ही मानव का समाजीकरण होता है। समाज के संपर्क से ही मानव का समाजीकरण होता है और वह समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। सामाजिक संपर्क के अभाव में मानव की शरीर रचना इतनी भी सुंदर क्यों न हो, वह विकसित नहीं हो सकती। समाजीकरण के द्वारा ही शरीर रचना सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने एवं उनसे अनुकूलन करने की क्षमता का विकास कर पाती है। असामाजिक व्यक्ति का व्यवहार जंगली जानवरों जैसा ही होता है। असामाजिक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? जंगली जानवरों जैसा ही होता है। इस पर अपने डेविड्स ने कुछ 2 वन्य बालकों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का विकास समाज के अभाव में किस प्रकार अवरुद्ध हो जाता है। डेविड्स ने 2 वन्य बालकों का अध्ययन किया है, यहाँ उल्लेख किया है। नंबर 1 अन्ना, नंबर 2 इज़बेला। ये दोनों ही बच्चे समाजीकरण न होने की स्थिति में इनका अपने विस्तार से उदाहरण बताते हैं कि समाजीकरण के अभाव में बच्चे कैसे विकसित नहीं हो पाते। नंबर 1 अन्ना एक अबोध बालिका थी। उसके दादा उसकी माँ के दुष्चरित्र व्यवहार से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसका केवल इतना ही पोषण हुआ कि वह जीवित रह सकी। उसके साथ ना तो मित्रता व्यवहार किया गया और ना ही उसे किसी प्रकार की शिक्षा दी गई। लगभग 6 वर्ष की अवस्था में जब उसका पता लगा तो उसे कमरे से बाहर निकाला गया। तो अन्ना ना चल सकती थी, ना ही बात कर सकती थी, ना ही कोई ऐसा कार्य कर सकती थी जिससे उसकी बुद्धि का पता लग सकता। वह क्षीण काया, भावहीन तथा प्रत्येक के प्रति निरुत्साहित थी। वह ना तो इधर उधर हिल सकती थी, ना ही भोजन कर सकती थी। इस प्रकार अन्ना 6 वर्षों तक समाजीकरण से वंचित रही। अन्ना को देखकर ज्ञात होता है कि केवल हमारे जेब की साधन यदि उन्हें अकेले कार्य करने का छोड़ दिया जाए तो हमारे व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब लगभग 4.5 वर्ष तक अन्ना को सामाजिक संपर्क में रखा गया तो उसे अनेक बातें सीख ली। लगभग 10.5 वर्ष की आयु में पांडु रोग से अन्ना की मृत्यु हो गई। अन्ना के जीवन की इन 2 भिन्न स्थितियों से ज्ञात होता है कि मनुष्य समाज के संपर्क के बिना अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अन्ना की ये एक अवैध बच्ची की कहानी है, जो कि उसको एक कमरे में बंद रखा, बेचारी बच्ची को एक कमरे में बंद रखा। उसको इतना लालन पोषण दिया गया कि वह कमरे के अंदर 6 वर्ष तक अंदर रही। उसको जब बाहर निकाला गया ना तो वो हिल सकती थी ना डूल सकती थी। 6 वर्ष बाद उसको निकाला गया तो वह धीरे धीरे ज्ञान सामाजिक संपर्क के आने से उसका ज्ञानवर्धन हुआ, परंतु यह 10 वर्ष की आयु में पांडु रोग से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार वन्य बालक का दूसरा उदाहरण इज़बेला का है। यह लड़की भी लगभग उसी समय तथा उसी प्रकार की परिस्थितियों में तब मिली जब वह लगभग 6.5 वर्ष की थी। वह भी एक अबोध बालिका थी, इस कारण उसे पृथक रखा गया था। उसकी माँ गूंगी व बहरी थी और माँ
वह बेटी दोनों ही एक अंधेरे कमरे में अपना समय व्यतीत कर रही थी। इससे इज़ाबेला को बोलने का अवसर नहीं मिला। वह अपनी माँ से बात करती थी तो विशेष भावों को मानती थी। धूप व भोजन के अभाव में वह स्थिर का मतलब कमज़ोर या क्षीण हो गई थी। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार जंगली जानवरों की तरह था। जब उसके प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई तो उसने पहले तो इसे निरर्थक कर दिया, किंतु बाद में धीरे धीरे उसने उत्तर देना शुरू कर दिया। उसने सामान्य बच्चों से भी तीव्र गति से सीखना प्रारंभ किया। अन्ना और इज़ाबेला के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दोनों ही प्रारंभ में समान बौद्धिक स्तर की थी, किंतु समाजीकरण के कारण दोनों की प्रगति हुई। इन दोनों उदाहरणों से इस बात से पुष्टि होती है कि समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे विद्यार्थियों समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं।